चलिए देखते हैं यहाँ पे जो अगला सवाल है ये पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल है कि जमीन पर टाइटल सूट है यानी टीएस चल रहा है और जो परमानेंट इंडेक्शन लगा हुआ है। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट में पूछेंगे। ये परमानेंट इंजेक्शन भी होता है टाइटल सूट में, अगर नहीं पता होगा तो ठीक है। तो इसके बारे में बताएंगे, स्पेशल वीडियो फिर बनाएंगे, ठीक है, परमानेंट इंजेक्शन के बारे में ये क्या होता है। तो ये टाइटल सूट में अगर आप जो जिनका होगा, अगर वैसा अगर सोच रहे होंगे जैसे टाइटल सूट जमीन विवाद में होता है, तो ये भी यहाँ पे जरूरी है। बहुत लोग लगाते हैं, लगाना भी जरूरी होता है, लगा दिया गया है। तो उसमें जो है उस सिचुएशन में कोई अगर न्यू कंस्ट्रक्शन या कोई घर बना सकता है तो अंडर एक्ट जो मतलब यहाँ पे रिलीफ एक्ट और अंडर सेक्शन 34 केस की स्टेटस चेक करने पर पता चला कि 3 हायरिंग हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट जो है और सेकेंड और जो स्टेटमेंट और थर्ड जो भी स्टेटमेंट है नेक्स्ट हायरिंग के लिए है ना। कोई डेट अभी नहीं आया है। डिटेल में मेरा जो है सवाल का जवाब एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। देखिए आप सबसे पहले यही पूछे कि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको अगर आपने कर लिया ना, आप किए तो हो सकता है कि दूसरा पार्टी जो टाइटल सूट हो सकता है कि अगर जो आप पे किया होगा, एक होता है कि आप किए हैं फिर भी एक्शन ले सकता है, दूसरा पार्टी भी टाइटल सूट किया है फिर भी जो है वहां पे एक्शन वो ले सकता है। और एक्शन में जो भी है उसके आधार बना के, केस के कॉपी को आधार बना के कोई भी प्रशासनिक जो भी अधिकारी है उनको कंप्लेन कर सकता है और वहां से आपको जो है जो सकते हैं एक्शन में मतलब एक तरह से जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो आप पर किया जा सकता है अगर आप ऐसा करेंगे तो। दूसरा जो वर्तमान सिचुएशन है वो वकील को भी बताया जाएगा और उसके द्वारा भी ये कोर्ट में भी मामला उठाया जाएगा कि आपने ये होने के बावजूद आपने ऐसा किया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना कर रहे, थोड़ा सा बात सकते हैं कि ये निगेटिव हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हायरिंग वाली बात है, आपका जो केस का जितना 3 हुआ है, तो इसमें पहला तो सीधा सा जब केस मान लेते हैं कि जो पहला डेट होता है वो जब केस आप फाइल करेंगे तो आप ही के लिए होता है, मतलब समझ सकते हैं उसी के लिए होता है, वादी का ही होता है। प्रतिवादी के पास मतलब जाने में समय लगता है ना। तो पहले वही देखा जाता है कि केस में दम है कि नहीं, दम नहीं होता तो वहीं पे खारिज हो जाता है, दम होता है तो आगे बढ़ा के फिर प्रक्रिया होता है, उस पर नोटिस का प्रक्रिया होता है, तो ये सब तमाम प्रक्रिया होता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसके लिए वेट करना चाहिए, उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है, और वही ज्यादा सही यहाँ पे रहेगा। चलिए अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरा खतियानी जमीन है और उसमें नाम 2 आदमी का जो है बराबर बराबर लिखा है, मतलब बराबर बराबर, लेकिन 2 प्लॉट में लिखा है। वह कब्जे राजू 50 डिसमिल एंड दूसरा जो है 53 डिसमिल है। तो ये दोनों में एक आदमी राजू बराबर हिस्सा जो है लेना चाहता है, मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर देखिए किसी का अलग अलग लिखा हुआ है वो चीज कि वो इसका है वो इसका है तो फिर दिक्कत हो सकता है। दूसरी बात कि जो खतियान बनता है वो एक तरह से वो पूर्वज की जो जमीन है, जो पुराना खतियान है उसको आधार मान के बनता है। अब अगर कोई उसको आधार मान के बराबर लेना चाहे, हो सकता है उसमें किसी उन्हीं के पिता बाबा जो भी होंगे, दादा उनका नाम होगा, तो उसको आधार बना के अगर लेना चाहते होंगे, उनमें तो बाबा का नाम होगा, उसी का अंश है, तो समान होगा, 100% जो है समान होगा, ठीक है। कहें कि वो पुराना में है तो आगे अगर कानून में बात जाता है तो वो तो उसको देखेगा कि पुराना में क्या था। हो सकता है ठीक है अलग अलग नाम लिखा गया वो बात अलग है, लेकिन पुराना को आधार बना के फिर बराबर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं कि सर कुछ पुराना है जो कि टुकड़ी महाराज गोपाल सर से ली गई है, जो नया बिहार सरकार कर दिया गया, जो कि 10 ग्रुप बनाकर कब्जा किए हुए। हमारे पापा जो है 144 किए थे पर डिग्री उन लोगों को दे दिया, आर्थिक स्थिति खराब थी तो केस को आगे नहीं बढ़ा सके, जबकि लगान रसीद हमारे नाम से कट रहा है। कुछ सुझाव दें। 100% सुझाव देंगे। अगर लगान रसीद है तो 144 का मामला करना ही क्यों, सीधी सी बात है। डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट से उस सबको जितना भी उसको दखल में है उसको नोटिस कीजिए। देखिए मतलब अधिकारी के पास जाएंगे तो आप इधर उधर होना ही है ना। तो इसलिए वो करने से वो ठीक है, उसके पास कब्जा था, ये था, आपने वो कर दिया, ठीक है, उससे कोई फायदा, उससे कोई उतना बड़ा कब्जा नहीं छोड़ सकता है।
तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका आप सिविल जाइए, सिविल के जब न्याय हो जाएगा ना तो वही अधिकारी फिर आप ही को जाके वो कब्जा दिलाने का काम करेंगे जब आदेश हो जाएगा। तो है एसटी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। हम लोग जो है 100 परिवार मायके में रह रहे हैं। हम लोग 3 भाई। नानी का कोई वारिस नहीं है और नानी अपनी जमीन दोनों बड़े भाई के नाम पर रजिस्ट्री कर दी और एक छोटे भाई का नाम रजिस्ट्री में नहीं है। तो क्या उस प्रॉपर्टी में छोटे भाई को कोई कानूनी हिस्सा मिलेगा या नहीं? कृपया हमें कुछ कानूनी सलाह देने की कृपा करें। देखिए, एक तरह से ये अगर रजिस्ट्री कर दी और उसका दाखिल खारिज भी हो गया है ना, तो फिर दिक्कत होगा। मतलब एक चीज है ना कि नानी मतलब यहाँ पे अगर उस चीज नानी जो है एक तरह से उस जमीन को रजिस्ट्री कर दी, बेच दी कहने का मतलब है, तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर उनका नाम नहीं है तो, छोटे का नाम नहीं है तो। दूसरी चीज होती है कि अगर ज्वाइंट फैमिली है, मामला कोर्ट में जाएगा, ज्वाइंट फैमिली है, जो छोटा था नाबालिग था इसलिए नाम नहीं दिया गया, तो ऐसी सी चीजें को आधार बना के कानून में जो है केस लड़ा जा सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं आपका बजट जो वहां पे होगा, मतलब अगर बात करें जो आपका केस का मजबूती होगा वो 40% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इसलिए कि दोनों बड़े भाई के नाम से रजिस्ट्री कर दिया गया है ना, वारिस नहीं है तो जो दोनों बड़े भाई थे उनके नाम से रजिस्ट्री कर दिया गया। अब एक छोटे भाई का नाम जो है वो नहीं है उसमें, तो उस केस में दिक्कत का सामना यहाँ पे करना। अब ये है कि दोनों भाई है, उसके अलावा ये भी अगर ज्वाइंट में आता है, ठीक है, और तब ये चीज का जो है ज्वाइंट में ही है, तीनों का बंटवारा नहीं हुआ, इसको आधार मान के जो है, और ये नाबालिग भी है तो इसको आधार मान के जो है केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछे सर मेरा जो यहाँ पे घर है ना, घर का जमीन है जो मेरा फरीक 1960 से सर्वे में कटवा लिया और मेरे पिताजी जो है यहाँ पे 108 BT एक्ट में केस किए और जो है ऑर्डर मिला, ठीक है, इतना जो है मेरा जो है घर मेरा उस पर अभी कब्जा है, लेकिन अभी मेरा नाम पर नहीं है। खतियान में सुधार कोर्ट का फैसला जो था वो लिखा है, सो हमने बताया आपके नाम जो है कि अपने नाम पे कैसे होगा। देखिए, जो आपका अगर कोर्ट का फैसला आ गया आपके पास, और कोर्ट का फैसला अगर आपके पास आ गया, जो फैसला का कॉपी है उसको लेके आप जो है अधिकारी के पास जाएंगे। अब अधिकारी जहां भी आपका जो तरह से लगान शुल्क जमा होता होगा, जो आपका सर्कल ऑफिसर का कार्यालय होगा, आप वहां पे जाएंगे, उनसे जो राजस्व के कर जो अधिकारी होंगे उनसे मिलेंगे, ठीक है। जो आपका यहाँ पे कर्मचारी पटवारी जो आप बोलते होंगे, ठीक है, उनके पास आपको जाना है और ये सारा जो आपको वो कोर्ट का ऑर्डर है उसको लेके जाना है और उसके हिसाब से फिर आपका जो है यहाँ पे, लेकिन एक तरह से उसके हिसाब से आपका जमाबंदी कायम होगा। अब खतियान में अगर आप डायरेक्ट सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जिला अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, यानी ADM से, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे महोदय, मेरे निजी मकान है जिसका बैनामा मेरी माँ मेरे पिताजी की मामी के नाम जो है जिसका बंटवारा 1963 में ही हो गया था, जिसको पिताजी की जो मामी ने अपने बंटवारा वाली जमीन 1988 में वसीयत कर दी थी। उस वसीयत में साफ साफ शब्दों में लिखा था कि क्रय की हुई संपत्ति हम काबिज है। दाखिल खारिज बैनामा के हिसाब से उसके बाद विपक्षी प्रमोद कुमार ने मेरे निजी मकान पे जो है यहाँ पे अपना दिखाकर सिविल कोर्ट में बंटवारे के लेकर वाद दायर कर दिया, जबकि जगह जो है शारदा देवी के कब्जे में है, शुरू से है। बैनामा वसीयत जो है पिताजी और उसके बाद जो है प्रमोद कुमार, उसका जो है शारदा देवी जमीन पर कोई अधिकार नहीं बनता और सिविल कोर्ट जो है यथास्थिति पारित कर दी, है ना। जब उस जगह का हालत इतनी जर्जर है कि उस पर कभी भी हादसा हो सकता है, इससे मुझे न्याय मिलेगा। देखिए, अगर आपका कोर्ट में अभी फैसला है, ठीक है, कोर्ट में मामला गया है, तो आप अपना वसीयत उसको पेश करेंगे। दूसरा चीज है कि जो आपका वसीयत के आधार पे आपने जमीन का जो है वो आपने रसीद कटा, लगान शुल्क आपने पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी जरूरी होता है। जैसे उनका भी हिस्सा था वो भी उस वसीयत के हिसाब से वो आपको पे करना है, ठीक है, तो वो आपको करा लेना चाहिए उस वसीयतनामा के हिसाब से। दूसरा है कि अगर आप सिविल में मामला गया है
तो आप उसको जरूर दिखाइए और जो वसीयत है उसको भी जरूर पेश कीजिए, तो 100% आपको यहाँ पे जो है फायदा मिलेगा। ठीक है। दूसरा चीज है, जब उस पे विवाद है तो उस पे आप जो है एक तरह से स्टे वगैरह का भी काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर विवाद उत्पन्न हो तो जो एसडीएम है वो उनके पास भी इस विषय के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा उस पे विवाद, अगर कुछ भी एक तरह से अनहोनी टाइप का अगर घटना होने का होता है संभावना, तो उस समय उसका नाम जो है आप जो लगे कि कुछ ऐसा, मतलब एक तरह से कुछ दिक्कत हो सकता है, आप समझ सकते हैं इस बातों को, तो इसके लिए आप जो है उनका नाम देके ये सब जो है एसडीएम के पास भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपका टीएस चल भी रहा है ना, या जो भी सूट चल रहा होगा आपका, अगर वो चल रहा है फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, मेरे दादाजी 3 भाई थे और 3 भाइयों का जमीन कागज एक साथ बनवाया हुआ है और मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों स्वर्गवासी हो चुके हैं और जमीन का कागज मेरे बड़े पापा के पास है, वह देना नहीं चाहते हैं कि कागज है नहीं, जल गया है और मैंने ऑनलाइन दादाजी के नाम से खाता खेसरा मालूम करके ऑनलाइन रसीद कटवा लिया अपने नाम से, पर मेरे पास कोई जमीन का ओरिजिनल कागज नहीं है। ओरिजिनल केवाला कैसे निकलवाएं? फिर जो देखिए रसीद अगर आप कटवा लिए हैं, है ना, तो आपको ओरिजिनल केवाला के लिए कम से कम ईयर, तो जिस समय वो खरीदे होंगे या जो भी होगा उनका, तो ईयर मालूम होना चाहिए। अगर ईयर मालूम है, जो इस भी है वो ईयर मालूम है, तो आप उसको निकलवा सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से उसको जो है निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर ईयर नहीं मालूम है तो फिर थोड़ा इसका जो है दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो आपके पास जमीन का जो है यहाँ पे रसीद अगर आपका कट गया, आपका अलग कट गया अपने नाम से, तो फिर आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जमाबंदी भी अपने नाम से जो है अगर आपका कायम हो गया तो फिर आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, फिर आप सेफ है। नहीं भी कागज है तो जमाबंदी कायम होना, सरकार के रिकॉर्ड में रसीद कट जाना अपने नाम से, वो भी एक तरह से सेफ ही है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपका भी कुछ सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।